Hello YouTube family, this is Swasha, the Rebel। आज रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज के साथ एक और इंतहाई ट्विस्टेड मर्डर केस जिसको तकरीबन 60 to 70 ईयर से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। आज उस केस के बारे में हम बात करेंगे। इस केस को द बॉय इन द बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये अमेरिका का एक इंतहाई सनसनीखेज यानी सस्पेंसफुल केस था जो कि 60-70 ईयर से इन्वेस्टिगेट हो रहा है और इसको मिसिंग चाइल्ड ऑफ द अमेरिका भी कहा जाता है। ये केस स्टार्ट होता है 25 Feb 1957 में। ये फिलाडेल्फिया यानी अमेरिका की एक स्टेट है, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा जंगल है और वहाँ लोग जो है वो अक्सर शिकार करने के लिए आते हैं। इसीलिए फरवरी जब बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी पड़ी थी, फिलाडेल्फिया के इसी उस्काना रोड के साथ एक जंगल मौजूद था जहाँ पर कुछ यंग लड़के जो है वो खरगोश के शिकार के लिए आए हुए थे। इस खरगोश के शिकार के दौरान जब वो अंदर जंगल में गए हैं तो झाड़ियों के पास उन्हें एक बॉक्स नज़र आया है, एक गत्ते का डब्बा था। जब उन्होंने वो बॉक्स खोला है तो वो शदीद डर के मारे गिर गए क्योंकि उस बॉक्स के अंदर एक छोटे बच्चे की लाश मौजूद थी और वो बच्चा बिल्कुल बगैर कपड़ों के था और उससे एक ब्लैंकेट को लपेट के उसे उस बॉक्स में डाला गया था। इसके बाद पुलिस को अलर्ट किया गया और पुलिस जो है वो वहाँ पर आई और उन्होंने वो बॉक्स लेके गए और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। सबसे पहले जिस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई कि उस बच्चे को जिस बॉक्स में रखा गया था वो एक क्रैडल यानी एक झूले का डब्बा था और वो जेसी पेनी के स्टोर जो था उधर एक बड़ा मशहूर स्टोर है अमेरिका में, उस से वो डब्बा लिया गया था। तो उस डब्बे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई कि ये डब्बा जो है ये कहाँ से लिया जा सकता है। इसके अलावा वो जो बच्चा उसमें मौजूद था उस टाइम कहा गया कि शायद इसकी उम्र 4 से 6 साल के दरमियान थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी वो उस वक्त जो पुलिस के लिए थी वो ये था कि उसका बड़ा अजीब व गरीब, उसके चेहरे पर बड़े मारपीट के निशान थे और इसके अलावा उसके जो बाल थे वो बड़े अजीब तरीके से जैसे किसी ने गड़बड़ तरीके से काट दिए थे और वो इसके चेहरे से उसके बालों से लग रहा था कि इसको इस तरह से किया गया है ताकि इसको कोई पहचान ना सके। इसी वजह से इसे अमेरिकाज़ अननोन चाइल्ड का फिर नाम दिया गया क्योंकि इसके चेहरे से इसके बालों से इसे कोई शनाख्त नहीं कर सका था। इसके बाद इसे उसकी डीएनए टेस्टिंग वगैरह के लिए और पोस्टमार्टम के लिए लेबॉर्ट्री लेके जाया गया। इसीलिए डॉक्टर्स ने जब उसका पोस्टमार्टम किया तो उसमें मज़ीद कुछ डिटेल्स उन्होंने सामने लेकर आई। उसमें उन्होंने बताया कि इस बच्चे पर इसके सर पे बहुत शदीद चोटें लगाई गई थी, यानी किसी ज़ोरदार चीज़ से या तो इसके सर पे मारा गया था या इसके सर को किसी ज़ोरदार चीज़ से टकराया गया था। इसके अलावा इसके जिस्म पर जगह जगह पर कट और नील और इस तरह के निशानात थे, यानी जैसे इससे मारपीट की गई है। और इसके अंदर जो है मेल न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा थी, यानी इसको खुराक वगैरह की बहुत ज़्यादा कमी थी। इसके अलावा इसकी जो स्किन थी जो उसके हाथों पर पाँव पे इसका, उससे पता चल रहा था कि जी ये अपनी डेथ से कुछ अर्सा तकरीबन पहले घंटा या इस तरह या डेथ के बाद इसे पानी में रखा गया है। इसके अलावा इसकी पूरी बॉडी पर मुख्तलिफ सर्जरियों के भी निशानात मौजूद थे, जिसमें इसके पाँव पे थे, इसके चेस्ट पर थे और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो उसके अब वो सर्जरीज़ भी बाद में उसकी डिटेल्स मालूम की गई कि शायद किसी हॉस्पिटल से उनकी डिटेल्स बन जाए। इसके अलावा उसकी जब दोबारा से उसी ऑटोप्सी में इसका पता चला कि जी इस बच्चे ने मरने से पहले बेक बीन्स जो होती हैं वो खाई थी और ये वाली जो एक चीज़ है ये जहन में रखिएगा, जो बेक बीन्स इस बच्चे की आखिरी खुराक थी और उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी, यानी बेक बीन्स उसके पेट में मौजूद थी। ये तकरीबन 45 साल के बाद फिर इसका लिंक मिलेगा पुलिस को। इस तरह ये इन्वेस्टिगेशन उसके आगे चलती नहीं, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस की गई, बट इसीलिए इसको अमेरिका अननोन चाइल्ड कहा गया बिकॉज उसके 57 से लेके आगे तक काफ़ी सारी चीज़ें लीव्स वगैरह जिसमें उस बॉक्स को भी तलाश किया गया। इसके अलावा इस बॉक्स के करीब एक ब्लू कैप मिली थी, उसको देखा गया कि जी इस कैप की जाके उधर मुख्तलिफ शॉप्स वगैरह से पता किया गया कि शायद इसका कोई ओनर मिल जाए कि ये कैप किसने ख़रीदी थी, लेकिन वो वाली ब्लू कैप के बारे में भी कुछ मालूमात नहीं मिल सकी। इसके अलावा फॉस्टर होम थ्योरी भी दी गई जिसमें ये बच्चा इसकी लाश जहाँ से मिली थी वहाँ से कुछ माइल्स दूर जो है एक फॉस्टर होम था और वो एक थ्योरी बनाई गई कि शायद जो भी उसकी मालकन थी उस फॉस्टर होम की ये उसकी बच्ची का या उसका शायद कोई नाजायज़ बच्चा था, इसी वजह से उसे उस जंगल में मार कर फेंक दिया गया था। लेकिन डीएनए की थ्योरी ने बाद में इस चीज़ को भी गलत साबित कर दिया। इस तरह वो जो बॉक्स था उसको भी पता किया गया, उस बॉक्स के अंदर जो झूला था वो उसके भी मुख्तलिफ जगह से मालूमात की गई कि शायद ये झूला किसने ख़रीदा है या कहाँ मौजूद है। तो उसमें आखिर में पता चला कि जी उस तरह के 12 झूले जो हैं वो बेचे गए थे, जिसमें से 11 की तो आइडेंटिफिकेशन हो गई, उसका पता वगैरह भी था, लेकिन जो 12वां झूला ख़रीदा गया था उस पर कैश देकर उस झूले को ख़रीदा गया था। इसी वजह से उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं मालूम हो सका और बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई, लेकिन फिर भी किसी भी तरह से वो जो 12वें झूले का जो मालिक था उस तक नहीं पहुंचा जा सका।
ये केस चलता रहा और तकरीबन 45 इयर्स के बाद 2002 में नई अपडेट आती है, जब पुलिस के पास एक लेडी आती है जो कि अपना नाम मार्था या शायद एक नाम उसको दिया गया एम कह के, वो आती है और वो पुलिस को एक स्टोरी बताती है। वो कहती है कि जी उसकी जो मदर थी यानी उसकी जो माँ थी, उसने इस बच्चे को, जो उस बच्चे के वालिदैन थे, उससे ख़रीदा था। और जो इस बच्चे का जो नाम था वो जुनैथन था। उसने ये भी बताया कि उसकी माँ ने इस छोटे से बच्चे को, जब बिल्कुल छोटा था 2.5 साल तक, उन्हीं के घर में एक नीचे बेसमेंट था उसमें रखा। उसके साथ वो बच्चे को मारती भी थी और जिस रात वो बच्चा मरा है उसने बेक बीन्स खाई थी, लेकिन वो खाने के बाद कुछ देर बाद वो उसने वॉमिट कर दिया था, यानी उससे उल्टी हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी मदर को उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने बच्चे को फर्श पर ज़ोर से मारा और उससे इसकी डेथ हुई थी। जो मार्था ने जो बातें बताई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी वो कंफर्म नहीं थी, लेकिन एक चीज़ जो उसने कहा कि उसका लास्ट जो खाना था वो बेक बीन्स था, वो काफ़ी दिलचस्प था या काफ़ी इंटरेस्टिंग था पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस को ये पता था। बाकी ये वाली डिटेल्स पुलिस ने कभी भी पब्लिकली नहीं बताई थी ऑटोप्सी में कि जी उस बच्चे ने आखिरी खाना बेक बीन्स का खाया था। लेकिन फिर माता के घर जाकर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशंस वगैरह की और क्लूज़ वगैरह आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके घर और उसके घर में मौजूद बेसमेंट में से कुछ भी, उसके पूरे घर में से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिल सकी जो वो स्टोरी बता रही थी मार्था, उसको लिंक किया जा सके कि वाकई ऐसा हुआ था। इसके अलावा भी जो मार्था थी वो ऑलरेडी उसको ये किया कि उसके पास वो मेंटल इलनेस का शिकार थी, इससे पहले वो अपना इलाज करवा रही थी, तो वो मेंटल इलनेस की वजह से कुछ मेडिकेशंस वगैरह भी ले रही थी, इससे पहले वो उन मेडिकेशंस पर थी, जिसकी वजह से ये पुलिस ने जाहिर किया शुबा कि शायद किसी मेंटल इलनेस की वजह से उसने ये स्टोरी बनाई है और इसे आगे पुलिस को बताया गया है। खैर फिर भी इन्वेस्टिगेशंस चलती रहीं और आखिरकार दोबारा से 45 ईयर्स के बाद 2022 में, यानी उसके 2002 के 20 साल बाद, क्योंकि फिर डीएनए की टेक्नोलॉजीज़ और बाकी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी आ चुकी थी, तो इस बच्चे का जो डीएनए है और इसके जो टीथ के जो सैंपल्स हैं, दांतों के, वो दोबारा जेनेटिक जीनियोलॉजी के ज़रिए वो देखा गया, क्योंकि अमेरिका के पास एक डेटाबेस है जहाँ पर लोग अपना डीएनए सैंपल्स वगैरह रखवाते हैं, और जिसमें अगर डेटाबेस है और उसमें से चेक किया जाता है डीएनए टेस्टिंग वगैरह के ज़रिए, अगर आपका कोई लिंक या रिश्तेदार है, क्योंकि आपके जो लाइन में जो आपके रिश्तेदार होते हैं उनके साथ आपका डीएनए मैच कर रहा होता है। तो जो ना था 2022 में इस बच्चे का जो डीएनए था वो एक शख्स जिसने अपना डीएनए के डेटाबेस में अपना डीएनए अपडेट किया था, जो कि इस बच्चे का कज़न था, क्योंकि उसका डीएनए उससे मैच कर गया था 85%, उसको बुलाया गया और उससे पूछा गया, उसको कहा गया कि वो अपनी मदर का भी जमा करवाए डीएनए सैंपल, जिसमें उसकी मदर ने फिर वो अपना डीएनए सैंपल जमा कराया। इस तरह से फिर पता चला कि वो उस बच्चे का और जो उसकी मदर थी दूसरे शख्स की, उसका कम्प्लीटली डीएनए मैच कर गया, जिसमें बाद में हमें पता चलता है कि वो इस बच्चे की खाला थी। और इस तरह से इस बच्चे को डिक्लेयर किया गया कि इसका नाम जोसेफ अगस्टस ज़रीली था, और वहीं फिलाडेल्फिया के एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली थी, वो उनका बच्चा था, जिसमें उसके पेरेंट्स दोनों को जब देखा गया तो उसके जो पेरेंट्स हैं दोनों, वो इस टाइम 2022 में उनके दोनों जो पेरेंट्स थे वो फौत हो चुके थे, लेकिन जो उसके हाफ सिस्टर्स यानी जो उसके शायद सौतेले बहन भाई हैं वो आज भी जिंदा हैं। लेकिन 2022 में उसके आइडेंटिफिकेशन होने के बाद एक और ट्विस्ट सामने आया, और वो ये था कि जो जोसेफ अगस्टस ज़रीली जिसको आइडेंटिफाई कर लिया गया था, तो उसका बर्थ रिकॉर्ड तो मौजूद था, लेकिन उसके बाद, उस रिकॉर्ड के बाद उसकी कोई ज़िंदगी, कोई स्कूल, कोई और मेडिकल रिकॉर्ड, बिकॉज डेफिनेटली जैसे उसकी पूरी बॉडी पर सर्जरी के रिकॉर्ड्स वगैरह थे, कुछ भी, यानी उस एक रिकॉर्ड के अलावा, बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा उसका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। और इस तरह जो उसके हाफ सिस्टर, जो उसके बहन भाई थे, उनसे भी पूछा गया, बट उन्होंने यही दावा किया कि उन्हें आज पता चला कि इस तरह से कोई बच्चा है जो उनसे शायद लिंक था, या जो उनके ख़ानदान या उनके पेरेंट्स का बच्चा था वो मौजूद था या क्या किया गया, और उन्होंने इस चीज़ का ज़ाहिर किया कि जी हमें नहीं मालूम। तो इसके अलावा भी पुलिस ने अभी भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट रखी हुई है, और पुलिस का ये भी कहना है कि डेफिनेटली इस ही फैमिली में से कुछ लोग हैं जिन्हें ज़रूर पता होगा कि इस बच्चे के साथ क्या किया गया था, लेकिन वो अभी खामोश हैं, क्योंकि वो बच्चा एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के घर से तो नहीं, लेकिन वो कैसे उस डब्बे तक पहुंचा, और क्या जो मार्था ने कहानी सुनाई थी कि वाकई उसके पेरेंट्स ने उसे बेचा था और इस तरह से उसे ट्रॉमाटाइज़ करके या मार पीट के उसको मारा गया, जो मार्था की मदर है उसने, लेकिन उसके पेरेंट्स जो बड़े वेल एजुकेटेड और वेल सेटल लोग थे, वो उस बच्चे को उन्होंने फिर क्यों बेचा, या तो उस बच्चे को शायद अगवा किया गया, जो बट आज भी ये वाला केस जो है ये ओपन है, जिस पे आज भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आखिर में इस केस को अगर हम समराइज़ करके बात करें तो डेफिनेटली
उस बच्चे को अपना नाम तो मिल चुका है कि उसका नाम जो है वो जोसेफ अगस्टस सरीली था। उसको उसका हेडस्टोन जो है वो चेंज करके अमेरिकास अननोन चाइल्ड से उसकी अपने प्रॉपर नाम पर लगा दिया गया है। लेकिन वो उस बॉक्स तक कैसे पहुंचा, कौन कौन और क्या कहानी चली, वो आज भी एक बहुत ही ट्विस्टेड कहानी है और उसका आज भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वो ये सब कुछ कैसे किया गया। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। इस केस पर हमें अपनी अपडेट्स और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस तरह की मज़ीद केसेस को सुनने के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।